जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से हमारे YouTube चैनल दी कॉपी पेन में। तो हम लोग टीएलएस सेकेंड सेमेस्टर उभरते समाज के प्रमुख मुद्दे जो हमारा लेसन है इस संदर्भ में हम लोग बात कर रहे हैं। और ये जो वीडियो है ये पार्ट 6 का। इससे पहले इस लेसन से संबंधित 5 वीडियो आ चुके हैं जिनको आप प्लेलिस्ट पर जाकर चेक कर सकते हैं। ठीक है, तो आज का टॉपिक है ग्लोबल वार्मिंग। एक शब्द आपने सुना होगा, उसी के संदर्भ में हम थोड़ा बहुत बात करेंगे और थोड़ा क्लाइमेट चेंज पर करेंगे और शिक्षा पर भूमंडलीकरण का क्या प्रभाव पड़ता है इस पर भी थोड़ी बात करेंगे। तो प्रश्नों के माध्यम से हम महत्वपूर्ण प्रश्नों को देखते हैं और साथ ही उनके उत्तरों को भी देखते हैं। चलिए शुरू करते हैं आज के वीडियो को। तो पहला प्रश्न है कि भूमंडलीय ताप वृद्धि जो होती है वो किसे कहते हैं। ठीक, तो इसके कुछ कारण हैं। ठीक, क्यों होती है तो उसके कुछ रीज़न भी होने चाहिए ना। तो सबसे पहला है कि भाई तापमान में वृद्धि, जो टेम्परेचर बढ़ रहा है ना, इस भूमंडलीय ताप वृद्धि का भी एक कारण है। कैसे? तो ओजोन के क्षय के कारण सौरिक विकिरण पराबैंगनी किरणों का परिणामतः अवशोषण नहीं होगा। देखिए, जो ओजोन परत है ना वो क्या करती है कि अल्ट्रावायलेट जो रेज होती हैं, पराबैंगनी किरणें होती हैं जो सूर्य के द्वारा आती हैं, उनको अपने अंदर अवशोषित कर लेता है। क्योंकि अगर डायरेक्ट पृथ्वी पर या मनुष्य पर पड़ेंगी तो वो काफ़ी हार्मफुल होंगी, हानिकारक होंगी। ठीक, लेकिन बढ़ते प्रदूषण के कारण CFC एक गैस होती है जो ओजोन में छिद्र के लिए काफ़ी सहायक मानी जाती है, मतलब सहायक होती है ओजोन के छिद्र में। ठीक, ओजोन में जो छिद्र होता है वो CFC के कारण ही होता है। CFC के कारण ही होता है, जो गैस होती है जो फ्रिज वगैरह से निकलती है। और इसके बात क्या होता है कि अगर ओजोन परत में कहीं भी छेद हो जाएगा तो वो जो अल्ट्रावायलेट रेज या UV किरणें होंगी उनका अवशोषण नहीं होगा, तो डायरेक्ट इंसानों, जानवरों के लिए या फिर पेड़ पौधों के लिए भी घातक सिद्ध होती हैं। ये किरणें भूतल पर पहुंचकर तापमान में बढ़ोतरी करेंगी, जिससे प्रादेशिक व विश्व स्तर पर जलवायु में व्यापक परिवर्तन होंगे। इसके विपरीत कुछ लोगों का मत है कि ओजोन क्षय के कारण समताप मंडल में तापन क्रिया कम होगी, जिससे भूतल काफ़ी अल्प हो जाएगा, जिसका भी जलवायु पर कुप्रभाव पड़ेगा। सेकंड है बर्फ़ का पिघलना। तो ध्रुवीय व पर्वतीय हिम चादरें भूतल के तापमान में बढ़ोतरी के कारण पिघलने लगती हैं। देखिए, पृथ्वी का अगर तापमान ज़्यादा होगा तो जो ग्लेशियर वगैरह है ना पिघलेंगे ना, तो वही है, मतलब इतनी स्पीड में नहीं पिघलते हैं, लेकिन जो पिघलना होता है वो कंटिन्यू होता रहता है, जो हानिकारक है। यह पिघलता जल जब समुद्र में पहुंचेगा तो भाई इससे क्या होगा कि जो सागर जल का एक तल नहीं होता वो ऊंचा होगा, और इससे क्या होगा कि जो उन समुद्रों के आसपास के नगर हैं वो जलमग्न हो जाएंगे, और हिमाच्छादित क्षेत्र क्या हो जाएंगे, हिम द्रवण से ऊपर उठेंगे, जिसका जलवायु पर परिवर्तनकारी प्रभाव पड़ेगा। थर्ड पॉइंट है अम्लीय वर्षा का खतरा। तो ओजोन के क्षय के कारण परिवर्तन मंडल में हाइड्रोजन पेरोक्साइड का संचयन अधिक होगा, और इसके परिणाम क्या होगा कि अम्लीय वर्षा का खतरा बढ़ेगा। नेक्स्ट है धूम्र कुहरे का बनना यानी स्मॉग। तो भविष्य में ओजोन क्षरण के कारण पराबैंगनी किरणों में 5 से 20% तक वृद्धि होने का अंदाजा है। इस प्रकार पराबैंगनी किरणों में वृद्धि व ओजोन क्षय के कारण प्रकाश रासायनिक क्रियाओं द्वारा वायुमंडल में धूम्र कोहरे का निर्माण होगा, जिससे जलवायु प्रभावित होगी। नेक्स्ट है पेड़ पौधों पर विपरीत प्रभाव भी पड़ेगा। कैसे? देखिए, भूतल पर ओजोन क्षरण से तापमान में वृद्धि होगी। ठीक, तापमान वृद्धि होगी, इससे स्थलीय व जलीय दोनों वनस्पतियों के ऊपर बुरा प्रभाव पड़ेगा। पौधों की उत्पादकता में कमी आएगी, पौधे झुलस कर सूख जाएंगे ना, ज़्यादा गर्मी हो जाएगी तो। टमाटर, मटर, चुकंदर, आलू, सोयाबीन, सरसों आदि जितनी भी फसलें हैं सब बुरी तरह कुप्रभावित होंगी, और जो फसल का उत्पादन होगा वो भी कम होगी, और जो मिट्टी की नमी होगी ना, ज़्यादा गर्मी से और ज़्यादा तपन से वो भी नष्ट हो जाएगी धीरे धीरे। जलीय भागों में फाइटोप्लैंक्टन, मत्स्य, अंडे, केकड़े मर जाएंगे। फाइटोप्लैंक्टन के मरने के कारण मछलियों के आहार में कमी आएगी तो वो भी मर जाएंगी, जिससे खाद्यान्नों पर दबाव बढ़ेगा। इससे वनस्पतियों के जाति संगठन में भी परिवर्तन होगा। तो ये प्रभाव आपने देखे भूमंडलीय ताप वृद्धि के। ठीक, तो ये इम्पॉर्टेंट है, इसको आप ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट है कि जलवायु परिवर्तन किसे कहते हैं। देखिए, मौसम जो होता है वो दिन मतलब बदलता रहता है। अभी मान लीजिए बहुत तेज़ धूप खुली है, बादल आ गए,
बदली हो गई या फिर अचानक से पानी बरसने लगा। तो मौसम का कोई भरोसा नहीं रहता, कभी बदल सकता है। लेकिन जलवायु किसी स्थान विशेष की एक मतलब मौसमी दशाओं का एक काफ़ी लंबा पैटर्न होता है। ठीक, जलवायु परिवर्तन औसत मौसमी दशाओं के पैटर्न में ऐतिहासिक रूप से बदलाव आने को कहते हैं। सामान्यतः इन बदलावों का अध्ययन पृथ्वी के इतिहास को दीर्घ अवधियों में बांट कर किया जाता है। जलवायु की दशाओं में यह बदलाव प्राकृतिक भी हो सकता है और मानव के क्रियाकलापों का परिणाम भी हो सकता है। ग्रीन हाउस प्रभाव और वैश्विक तपन, ठीक, जिसे ग्लोबल वार्मिंग के नाम से आप लोग जानते हैं, वैश्विक तपन को मनुष्य की क्रियाओं का परिणाम माना जा रहा है, जो औद्योगिक क्रांति के बाद मनुष्य द्वारा उद्योगों के निःसृत कार्बन डाइऑक्साइड आदि गैसों के वायुमंडल में अधिक मात्रा में बढ़ जाने का परिणाम है। जलवायु परिवर्तन के खतरों के बारे में वैज्ञानिक लगातार आगाह करते आ रहे हैं। ठीक, तो एक टिप्पणी आप समझ कर लिख सकते हैं एग्जाम में, अगर ऐसा क्वेश्चन आता है कि जलवायु परिवर्तन किसे कहते हैं इस संदर्भ में। इसके बाद शिक्षा पर भूमंडलीकरण का प्रभाव बताइए। ठीक, ग्लोबलाइजेशन, भूमंडलीकरण। तो शिक्षा सीखने सिखाने की प्रक्रिया है, आप सबको पता है। सीखने सिखाने की यह प्रक्रिया शिक्षार्थियों के चारों ओर व्याप्त वातावरण में चलती है ना, क्योंकि उसका एक एटमॉस्फेयर होना चाहिए ना, एटमॉस्फेयर होना चाहिए जिसमें वो लोग शिक्षा ग्रहण करते हैं। कौन लोग? शिक्षार्थी लोग। यह वातावरण मुख्यतः पारिवारिक, सामुदायिक, राष्ट्रीय होता है। शिक्षा के प्रथम अध्याय का प्रारंभ माता पिता एवं परिवार से होता है और अगला अध्याय समुदाय में और शेष अध्याय कहाँ होता है? प्रांतीय फिर राष्ट्रीय वातावरण से संबंधित अध्याय है। और आज के परिप्रेक्ष्य में एक प्रमुख अध्याय जुड़ गया है, वह है विश्व अध्याय या अंतर्राष्ट्रीय अध्याय, जिसने वैश्वीकरण के प्रभाव के से पूर्व के सभी अध्यायों को क्या गौड़ कर दिया है, क्योंकि परिवार, समुदाय, राष्ट्र सभी को इसने अपने अंदर समाहित कर लिया है। जिसका उदाहरण के लिए इलेक्ट्रॉनिक प्रौद्योगिकी जैसे टीवी, कंप्यूटर आदि के प्रभाव से यह अपना वैश्विक प्रभाव बाल्यकाल से शिक्षार्थियों पर जमाने लगा है। यद्यपि यह निर्विवाद तथ्य है कि वैश्वीकरण का सर्वाधिक लाभ शिक्षा जगत को ही हुआ है, और वह भी उच्च शिक्षा के क्षेत्र में। मुक्त विश्वविद्यालय, दूरस्थ शिक्षा, इंटरनेट आदि माध्यम से जो शिक्षा के प्रसार चलाए जा रहे हैं, वैश्वीकरण का ही प्रभाव है। इलेक्ट्रॉनिक संचार ने दुनिया को एक सूत्र में बांध दिया है। सैटेलाइट क्रांति ने कंप्यूटर क्रांति का मार्ग प्रशस्त कर दिया है। किसने? सैटेलाइट क्रांति ने कंप्यूटर क्रांति का मार्ग जो है वो प्रशस्त कर दिया, और कंप्यूटर ने दुनिया को एक ग्राम, ठीक, अथवा विश्व ग्राम में परिवर्तित कर दिया है। और इंटरनेट के बारे में तो आप भाई सभी लोग जानते हैं कि कितना महत्व है आज के समय में। इंटरनेट के चमत्कार से ई शिक्षा, जो ऑनलाइन आप लोग पढ़ रहे हैं, खासकर यूट्यूब पे या फिर कोई भी अदर एप्लीकेशन पे आप लोग पढ़ते हैं, वो एक प्रकार से ई शिक्षा हो गई। आप लोग घर बैठे पैसे का लेन देन कर सकते हैं, ई बैंकिंग हो गई, ई कॉमर्स कुछ खरीद सकते हैं, या ई लर्निंग का विकास एवं विस्तार आज दुनिया की वास्तविकता बन गई है। इसने समय और दूरी को समाप्त कर दिया है। ठीक है, अब जैसे आप लंदन की मान लीजिए कोई कॉलेज है जो ऑनलाइन शिक्षा प्रोवाइड करता है, तो आप भारत में बैठकर लंदन से, ठीक है, शिक्षा ग्रहण कर सकते हैं। दूरी का तो कोई मतलब ही नहीं होता, कितनी भी दूर हो इंटरनेट के माध्यम से आप शिक्षा ग्रहण कर सकते हैं। और दुनिया के किसी भी कोने में बैठा व्यक्ति किसी दूसरे कोने में बैठे व्यक्ति को प्रशिक्षण प्रदान कर सकता है, माध्यम होता है ई शिक्षा। इससे अध्यापक एवं विद्यार्थी अपने ज्ञान को ताज़ा बनाए रखने के साथ साथ ज्ञान के क्षेत्र का विस्तार भी कर सकते हैं। ठीक, नेक्स्ट है कि लैंगिक असमानता तथा उसके प्रभाव पर टिप्पणी लिखिए। ठीक, लैंगिक असमानता पर उसका प्रभाव। संविधान में किसी भी प्रकार के भेदभाव को स्वीकार नहीं किया गया है। अगर आपने संविधान में फंडामेंटल राइट्स पढ़ेंगे तो पता चल जाएगा, कोई भी व्यक्ति चाहे वह कितना भी धनी हो, निर्धन हो, किसी भी जाति का हो, किसी भी प्रदेश का हो, कोई भी भाषा बोलता हो, चाहे स्त्री हो चाहे पुरुष हो, कोई भी धर्म माने, ठीक, उसके साथ समाज में सभी के साथ समान व्यवहार किया जाएगा। किसी भी कोई भी व्यक्ति को किसी भी अधिकार से वंचित नहीं रखा जाएगा। उद्देश्य की बात करें तो भाई बालक एवं बालिका दोनों को समान रूप से देखना, ठीक, उसके साथ किसी भी प्रकार का भेदभाव ना करना, समाज में फैली विषमताओं को दूर करके सभी बच्चों को समाज का समान अवसर दिया जाना चाहिए। आवश्यकता इस बात की है कि शिक्षा बालकों में समानता की भावना का विकास करे। इसके लिए आवश्यक है कि बालक बालिकाओं को एक स्तर तक अनिवार्य, निःशुल्क एवं सार्वभौम शिक्षा दी जाए। इसके अतिरिक्त विद्यालयों में विद्यार्थियों के लिए समान गणवेश, समान बैठने के स्थान तथा सभी के साथ समान व्यवहार करना आवश्यक है। पाठ्य सहगामी क्रियाएं जैसे खेलकूद,
सांस्कृतिक कार्यक्रम एवं विभिन्न प्रकार की शैक्षिक गतिविधियों में बालक बालिकाओं की समान सहभागिता होनी चाहिए। धर्म, जाति, क्षेत्र, लिंग आदि किसी भी प्रकार का भेदभाव ना हो और इस बात का पूरा ध्यान रखना चाहिए, ठीक, कि उसमें किसी भी प्रकार का भेदभाव ना हो। शिक्षण संस्थाओं में अध्ययनरत विद्यार्थियों के प्रति समानता का व्यवहार करने से उनमें समानता की भावना विकसित हो सकेगी। ठीक, भारतीय संविधान में राज्य के नीति निर्देशक तत्व में अनुच्छेद 39 के अंतर्गत राज्य को अपनी नीति इस प्रकार संचालित करने का निर्देश दिया गया है जिससे पुरुष और स्त्री सभी नागरिकों को समान रूप से जीविका प्राप्ति के साधन, देश के भौतिक संसाधनों का स्वामित्व एवं नियंत्रण, समान कार्य हेतु स्त्री पुरुषों के लिए समान वेतन तथा बच्चों के लिए गरिमामय वातावरण में विकास संभव हो सके। ठीक, तो इस प्रकार हम कह सकते हैं कि प्रत्येक भारतीय को, चाहे वह स्त्री हो या पुरुष, जिसके पास पैसा हो या फिर पैसा ना हो, निर्धन या धनी, किसी भी जाति, वर्ग, लिंग का हो, सभी को समान आदर की भावना से देखा जाए। इसके लिए शिक्षण समस्याओं पर सुनियोजित ढंग से कार्यक्रम आयोजित करने चाहिए तथा पाठ्यक्रम में उसके अनुरूप परिवर्तन लाना चाहिए। ठीक, तो लैंगिक असमानता तथा उसका प्रभाव पर टिप्पणी लिखने के लिए अगर आता है तो आप यहाँ से समझकर मेन पॉइंट को लिखकर अपना उत्तर पूरा दे सकते हैं। और इसी के साथ ये जो लेसन है, ठीक, जो लेसन हम लोग बात कर रहे हैं उभरते समाज के प्रमुख मुद्दे, ये पूरे 6 पार्ट में लेसन है और ये समाप्त हो गया है। इसके बाद एक वीडियो और आएगा, वो अति लघुत्तरीय प्रश्न पे आएगा, जिसमें सभी ये जो 5 पार्ट नहीं है, सभी से समाहित इम्पॉर्टेंट प्रश्न होंगे। ठीक, तो उनमें संक्षिप्तता रहेगी, समझ में आ जाएगा कि आपको उत्तर में जो उत्तर लिखना है वो कैसे लिखना है और वहाँ पे एकदम सटीक उत्तर भी दिया रहेगा। तो उन प्रश्नों को आप ज़रूर से ज़रूर देखें। ठीक, तो वीडियो में अंत तक बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं हम लोग अगले वीडियो में जो अति लघुत्तरीय प्रश्नों का होगा और उसके बाद ये लेसन पूरी तरह से समाप्त हो जाएगा और हम अगले लेसन पर बात करेंगे। ठीक, उसके बाद कुछ दिन और फिर ये जो वर्तमान भारतीय समाज और प्रारंभिक शिक्षा जो विषय है एजुकेशन का फर्स्ट पेपर डीएलएड सेकेंड सेमेस्टर, ये पूरी तरीके से समाप्त हो जाएगा। उसके बाद हम किसी और टॉपिक को उठाएंगे और उस पर बात करेंगे। ठीक, तो चलिए मिलते हैं हम लोग अपने अगले वीडियो में और वीडियो में अंत तक बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।